नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में और यूट्यूब चैनल के विजन आईक्यू पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सूफी धर्म, जो सूफी आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, तो उसको हम लोग पढ़ लिए थे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है सिख साम्राज्य। तो सिख साम्राज्य जो था, जब ये सूफी आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, तो उस टाइम मुगल शासन के समकालीन भी ये सिख साम्राज्य ये भी फल फूल रहा था। तो इसको आज हम देखेंगे और पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और इसको जरूर अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अगर आपको अच्छा लगता है तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सिख साम्राज्य है, ये असल में ये इसको सिख खालसा राज या लाहौर दरबार इसको बोला जाता है। तो सिख खालसा राज या लाहौर दरबार इसको बोला जाता है। देखिए, उदय सिख, इसका जब उदय हुआ था सिख धर्म के, तो इसका जो सिद्धांत था, इसके गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित एक खालसा पंथ के द्वारा आधार पर ये सिख साम्राज्य का स्थापना की गई थी। तो इसका जो असल में बोले तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था 1469 से 1539 में। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ये सिख धर्म की स्थापना की बात हो रही है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। ठीक है। इनमें 9 अन्य गुरुओं ने सिख समुदाय को संगठित किया और मजबूत किया। तो देखिए, गुरु नानक देव जी को मिलाकर मतलब गुरु नानक देव मतलब 10 गुरु ऐसे थे, 10 गुरु। तो उनमें से 9 गुरु ऐसे भी थे जो सिख समुदाय को संगठित किए थे और इसको सिख धर्म को और भी मजबूत बनाया था। खास तौर पर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु थे, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो 1699 में ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। और 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का जब पतन शुरू हो चुका था, 18वीं सदी की बात हो रही है, जब इसका मुगल साम्राज्य धीरे धीरे जब समाप्त होने वाला था, हो रहा था, और अफगान के जो आक्रमणकारी था, जैसे अहमद शाह अब्दाली हो गया, ये पंजाब पर बार बार हमला कर रहा था। तो सिखों ने इस हमले को रिटेलिएट करने के लिए सिखों ने अपनी एक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, क्योंकि ये पंजाब पर बार बार हमला कर रहा था अहमद शाह अब्दाली ने। तो इसको रिटेलिएट करने के लिए सिखों ने, सिख धर्म के जो भी थे गुरु थे, वो क्या किए कि अपनी स्वतंत्रता के लिए ये संग्राम मतलब संघर्ष शुरू कर दिए थे। और सिखों ने मिलकर एक स्वतंत्र सेना बनाई जिसे मिसेल कहा गया। मिसेल कहा गया। ठीक है। स्वतंत्र और सिख मिसल और इसकी प्रारंभिक संगठन, इस मिसल की देखते हैं कि क्या क्या कार्य किया था। तो 18वीं सदी के मध्य में सिखों ने मिसल नामक 15 स्वतंत्र सैन्य समूह बनाए थे। तो ये जो ये 12 था स्वतंत्र ग्रुप ऐसा बना था कि जिसमें सिख समुदाय के लोग उसमें रहते थे, जो पंजाब के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मतलब एक्टिव रहते थे। एक्टिव मतलब बोले तो कि जो पंजाब पर बार बार आक्रमण हो रहा था आक्रमणकारियों द्वारा, तो उस चीज को उससे रिटेलिएट करने के लिए वो एक ग्रुप बनाया गया था। और वो ग्रुप 12 ग्रुप था। तो उन 12 ग्रुपों में अलग अलग एक सरदार रहता था, मतलब प्रत्येक मिसल का नेतृत्व करने वाला एक सरदार रहता था, जिसको नेता बोले या सरदार बोला जाता था। ये कुछ मिसल ऐसे थे, जैसे भंगी मिसल हो गया, कन्हैया मिसल हो गया, सुकर चकिया मिसल हो गया। ये देखिए, सुकर चकिया मिसल अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये जब महाराजा रणजीत सिंह ये सरदार थे सुकर चकिया मिसल के। फुलकिया मिसल हो गया, और भी बहुत सारे मिसल भी हुए थे। तो इनमें से 12 मिसल स्वतंत्र सैन्य समूह ऐसे बनाया गया था। ठीक है। अब आता है कि 1765 में सिख मिसलों ने लाहौर पर कब्जा करता है। तो 1765 में सिख मिसलों ने, ये जो ग्रुप बना हुआ था, इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। उनमें से एक जो राजा होते हैं महाराजा रणजीत सिंह, इनका उदय कैसे होता है ये सिख साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का नेतृत्व कब, ये 1780 से 1839 तक इनका ये नेतृत्व भार अपना संभालते हैं। और ये सुकर चकिया मिसल के नेता थे। ये सुकर चकिया, अभी जो मैंने पढ़ाया है कि ये जो मिसल बना हुआ था, ये सुकर चकिया के ये सरदार थे। 1799 में देखिए, इन्होंने सिख मिसलों ने एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे 1799 में लाहौर पर इन्होंने कब्जा करते हैं। 1799 में लाहौर पर कब्जा करते हैं और इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? लाहौर को।
और इस समय तक सिख मिसलें क्या एक मतलब केंद्रीकृत शासन के तहत एकजुट होकर काम कर रही थी, मतलब एक साथ एकता के साथ ये काम कर रही थी जो मिसल बना हुआ था। फिर आता कि 1801 में महाराजा की जो उपाधि ये धारण करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, महाराजा की उपाधि धारण करते हैं किसमें, 1801 में। और ये जो महाराजा शब्द है ये खुद मतलब कोई और नहीं दिया था, ये खुद अपने आप को ये महाराजा करके घोषित किए थे। और ये बोले तो सिख साम्राज्य की जो स्थापना है ये औपचारिक रूप से इन्होंने ही किया था। औपचारिक रूप से सिख साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये महाराजा रणजीत सिंह ने ही औपचारिक रूप से शुरुआत किया था। इनका जो सैन्य और प्रशासनिक सुधार की बात करें तो ये राणा रणजीत सिंह जी ने अपनी सेना को एक आधुनिक मॉडर्न बनाया था, जिसमें यूरोपीय सैन्य की जो प्रशिक्षण थी उस तकनीकों को भी सिखाते थे। तो जो यूरोपीय सैन्य थी, मतलब यूरोप की जो सेना थी उनकी तकनीकों को ये अपने सेना में वो इस चीज को सिखाते थे और उपयोग करते थे। उन्होंने फ्रांसीसी और इटली जैसे सैन्य अधिकारियों, जैसे ये महाराजा रणजीत सिंह जो है ये फ्रांसीसी हो गया, फ्रांसीसी इटली ऐसे जैसे जो सैन्य अधिकारी रहते थे, सैन्य अधिकारी उनसे ये बातचीत करते थे। जैसे एक था जीन फ्रांसवा हो गया, फ्रांसवा अलार्ड जीन, एक था जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा। तो इनसे मतलब वो अपनी सेना में ये नियुक्त किए थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रांसीसी और इटली जैसे सैन्य अधिकारियों को वो अपने सेना में नियुक्त किए हुए थे, ताकि उनका जो आधुनिक जो तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी है, वो अपने सैनिकों को वो दे सकें। तो इसलिए वो मतलब विदेशों की जो सैन्य अधिकारी थी वो उसको अपने सेना में नियुक्त करते थे। उनकी जो सेना थी खालसा सेना कहा जाता था। उनकी सेना को क्या बोला जाता था, खालसा सेना बोला जाता था। इसमें सिख, मुस्लिम और हिंदू सैनिक मतलब तीनों मतलब रहते थे। सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, तो मतलब तीनों धर्म के ऐसे लोग इसमें सैनिक में इनके आर्मी में रहते थे। इनका देखिए सिख साम्राज्य जो है वो विस्तार कैसे होता है, तो इनके विस्तार के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख साम्राज्य का विस्तार जो होता है वो उत्तरी पश्चिमी भारत में होता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में होता है, जो आज के पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कुछ हिस्सों में ये अधिकार भी अपना स्थापित कर चुके थे। और भी जैसे इनकी सीमाएं, साम्राज्य की जो सीमाएं होगी, कश्मीर से लेकर मुल्तान, पेशावर तक फैली हुई थी। तो कश्मीर से लेकर मुल्तान हो गया, मुल्तान, पेशावर, तो इनकी जो सीमाएं हैं कि कश्मीर से लेकर मुल्तान, पेशावर तक फैल चुकी थी। बात करते हैं कि सन 1802 में अमृतसर में रणजीत सिंह ने अमृतसर को अपने नियंत्रण में ले लिए थे। 1802 में अमृतसर को अपने नियंत्रण में ले लेते, जो सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र होता है। तो सिख धर्म का जो गोल्डन टेम्पल आपने नाम सुना होगा, तो ये अमृतसर में ही है। तो इसको अपने नियंत्रण में ले लिए थे। फिर आता कि 1809 में जम्मू कश्मीर और 1809 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में 1819 तक की बात कर रहा हूँ, 19 तक सिख साम्राज्य ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तो जो कश्मीर है उस पर सिख साम्राज्य का कब्जा हो चुका था और इसको सिख साम्राज्य का एक हिस्सा भी बना दिया गया। और गुलाब सिंह को वहाँ का जागीरदार नियुक्त किया। तो कश्मीर का जो जागीरदार था रणजीत सिंह ने किसको नियुक्त किया था, गुलाब सिंह को नियुक्त किए हुए थे। अब आता है कि 1818 में मुल्तान प्रांत में रणजीत सिंह ने मुल्तान पर कब्जा कर लेते हैं।
और दक्षिणी पंजाब को अपने साम्राज्य में क्या करते हैं, मुल्तान के जो दक्षिणी पंजाब है, दक्षिणी पंजाब, इसको अपने साम्राज्य में ये मिला लेते हैं, साम्राज्य में क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। फिर आता कि 1819 में पेशावर ऐसा लग रहा तो ये किसी क्षेत्र को छोड़ ही नहीं रहे थे, ये सबको अपने कब्जे में ले रहे थे। पेशावर की बात करें तो सिख साम्राज्य ने पेशावर पर भी कब्जा कर लिया था। सिख साम्राज्य क्या है, पेशावर पर भी कब्जा कर लिया था, जो अफगान क्षेत्रों पर प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। पेशावर को अफगान क्षेत्र जो था उसको प्रवेश द्वार भी पेशावर को बोला जाता है। यह क्षेत्र जो है ना अफगानों के लिए मतलब एक रणनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम का। अब आता है कि 1834 में लद्दाख इसको भी अपने अधीन कर लिया था। जो सिख साम्राज्य जो सिख सेना ने लद्दाख को भी अपने अधीन कर लिया था, जिसे सिख साम्राज्य को जो सिख साम्राज्य का जो सीमा है वो तिब्बत तक पहुंच गया था। तो सिख साम्राज्य का जो सीमा जो है बॉर्डर वो तिब्बत तक पहुंच गया था। तो काफी इन्होंने अपना विस्तार किया था। अब आता है कि सिंध बलूचिस्तान को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। कहां पर बचा था सिंध बलूचिस्तान, ये अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कब्जे में ले नहीं पाते। लेकिन एक चीज क्या होता है कि इनका प्रभाव जो रणजीत सिंह है, सिंह साम्राज्य का जो प्रभाव होता है सिंध बलूचिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ता है इन लोगों का। तो जो सिख साम्राज्य का जो क्षेत्र है खैबर दर्रे से लेकर सतलुज नदी तक, खैबर दर्रा जो है यहां से लेकर सतलुज नदी तक और कश्मीर से लेकर मुल्तान तक फैला हुआ था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक आखिरी स्वतंत्र साम्राज्य था। तो उस टाइम का जो स्वतंत्र साम्राज्य केवल यही बचा हुआ था, सिख साम्राज्य ही बचा था, क्योंकि उसके बाद तो ये ब्रिटिश औपनिवेशकार मतलब ये शासन इसके खिलाफ क्या मजबूती से खड़ा हो गया था। ये अंग्रेज आ गए थे, धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे, ये जो भारत में जो साम्राज्य था उसके खिलाफ ये लड़ाई करने लगे और ये अपना स्थापित करना चाहते थे ब्रिटिश अंग्रेज द्वारा। तो धीरे धीरे ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये आखिरी स्वतंत्र साम्राज्य था। अब इसकी शासन और प्रशासन की बात करें, सिख साम्राज्य की शासन प्रशासन की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का जो शासन है उनकी मतलब कुशल प्रशासनिक था और वे सेकुलर थे, वे धार्मिक सहिष्णुता के लिए बहुत माने जाते थे। वो सबको एक निगाह से देखते थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी। तो इनकी धार्मिक सहिष्णुता काफी अलग थी, सबको एक निगाह से देखना। इनके आर्थिक जो व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित था। कृषि हो गया, व्यापार हो गया और टैक्स हो गया, इसी पर आधारित था। उन्होंने नहरों और सड़कों का बहुत निर्माण कराया था, जिससे क्या होता था, बिजनेस जो होता था बिजनेस वो काफी चलने लगा, कृषि को बढ़ावा मिलने लगा। इनकी जो सैन्य शक्ति थी, अभी खालसा इनकी सैन्य जो ये सेना बनाए थे उस सेना को खालसा सेना बोलते हैं। तो उस सेना में तोपखाना भी था, घुड़सवार भी था मतलब, और पैदल सैनिक भी इसमें शामिल थे। तो मतलब ये जितना हो सकता था ये उस समय में वो आधुनिक सेनाओं में से एक थी, मॉडर्न टाइप की वो सेना थी। अब इनकी कल्चर की बात करें तो संस्कृति और समाज की बात करें तो सिख धर्म का जो प्रचार है, जैसे समानता हो गया, सिख धर्म का जो प्रचार है जैसे समानता हो गया, भाईचारा हो गया और सेवा बढ़ावा देना, स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारों को जीर्णोद्धार करवाना, ये काम किए थे। सिख धर्म का प्रचार प्रसार मतलब एक पॉइंट में बोला जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सबको एक भाव नज़र से देखते थे और सेवा धर्म करते थे। जैसे लंगर लगाना हो गया, आज भी चलता है लंगर, सिख धर्मों में ऐसे लंगर लगाना, जो गुरुद्वारा होता था उसको जीर्णोद्धार करवाना मतलब उसको बनवाना, मरम्मत करवाना और गुरुद्वारा बनवाना। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो इनकी पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि को ये आगे बढ़ावा करते थे। तो
गुरमुखी जो इनकी लिपि होती थी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया। और इनकी जो दरबारी कवि थे, विद्वानों ने साहित्य की, बहुत साहित्य की रचना भी करते थे। एक चीज आता है कि सिख साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। पतन की बात करें तो पतन कैसे हुआ, देखिए महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1839 में हुई थी। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिख साम्राज्य जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इस पर आंतरिक कलह शुरू हो जाता है, अंदर ही कलह शुरू हो जाता है। फिर से ब्रिटिश से आ जाते हैं लोग, तो उत्तराधिकारी का जो संकट होता है ये पैदा होने लगता है कि इसके बाद राजा कौन बनेगा। क्योंकि रणजीत सिंह के बाद उनके पुत्र जो होते हैं खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह शासन ये करते तो हैं, लेकिन कोई भी उनके जैसा प्रभावी शासक नहीं रहा। इनके बेटे का क्या नाम था, खड़क सिंह हो गया, नौनिहाल सिंह हो गया, नौनिहाल सिंह। रणजीत सिंह के पुत्र का नाम है खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह। तो ये तो शासन करते हैं पंजाब क्षेत्र पर, लेकिन क्या होता है कि ये रणजीत सिंह जैसे महान शासक, प्रभावी शासक नहीं बन पाते हैं। तो इनमें आंतरिक कलह जो होता है कि सिख दरबार में साजिश और विश्वासघात जो सत्ता को अस्थिर कर देता है। जो खालसा सेना होती है, सिख सरदारों के बीच क्या होती है, सरदारों के बीच और खालसा सेना के बीच क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। इनमें क्या हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है, तनाव बढ़ने लगता है, जिससे इनमें आंतरिक कलह शुरू हो जाता है। और मेजर पॉइंट एक भी ये था कि इसमें जो ब्रिटिश था, अंग्रेज, ये उस टाइम अंग्रेज भी आ गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाता है। कमजोरी क्या था, वो था कि आंतरिक कलह। और जो प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बोले तो सिख युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच की जो युद्ध हुआ तो उसको आंग्ल सिख युद्ध बोला जाता है। और ये हुआ था 1845 से 46 तक, एक साल तक ये युद्ध चलता है। और सेकेंड युद्ध होता है ये 1848 से 49, यानी ब्रिटिश और सिखों के बीच ये लड़ाई चलता है, युद्ध चलता है। और इसमें सिख सेना जो होती है ये हार जाती है। सिख सेना क्या हार का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए जो 1849 में द्वितीय जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होने के बाद, किसमें 1849 में ये ब्रिटिश ने सिख साम्राज्य को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है, अपने अधीन कर लेते हैं लोग। ये जो अंग्रेज होते हैं, सिख साम्राज्य, जो भी सिख साम्राज्य था उसको अपने अंडर ले लेते हैं और महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। तो उस टाइम जो गद्दी पर बैठे हुए थे वो बैठे हुए थे दलीप सिंह, और इनको गद्दी से हटा देते हैं। ये कौन हटाते हैं, ये अंग्रेज हटाते हैं। और पंजाब को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लेते हैं। जो पंजाब क्षेत्र जो होता है उसको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो उसको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। कोहिनूर हीरा जो था ना, कोहिनूर हीरा उस टाइम का वो सिख साम्राज्य का प्रतीक था। कौन था, कोहिनूर हीरा वो सिख साम्राज्य का क्या था, एक प्रतीक था। ब्रिटिशों ने वो उसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये कोहिनूर हीरो को भी अपने कब्जे में ये ब्रिटिशों ने ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सिख साम्राज्य का विरासत है वो कहाँ जाता है, विरासत। तो इसकी जो विरासत है वो कहाँ जाता है, तो सिख धर्म का देखिए प्रचार प्रसार एक मजबूत पहचान बना ली थी। सैन्य परंपरा की बात करते तो खालसा सेना बहुत ही वीरता से और अनुशासन से और आधुनिक ये लड़ती थी, जो आज के टाइम में प्रेरणा का ये स्रोत माना जाता है। सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो पंजाबी संस्कृति होगी, कला हो गई, वस्तुकला की सिख साम्राज्य ने ऐसे समृद्ध हासिल किया। तो ये रहा सिख साम्राज्य का ये इतिहास। जो अंतिम जो शासक थे, महाराजा थे, वो थे दलीप सिंह, और उसके बाद ब्रिटिशों ने शासन शुरू कर दिया अपना। तो ये है सिख साम्राज्य का इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि ये इतिहास और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।